आज हम लोग गांधी पर चर्चा करेंगे। गांधी अपने आप में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि सिविल सर्विसेज के लिए, सेंट्रल सिविल सर्विसेज या फिर स्टेट पीसीएस के लिए विशेषकर समान अध्ययन में गांधी से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो गांधी से कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और उन प्रश्नों का आंसर लिखने के लिए हमें किन बातों की जानकारी चाहिए, उस हिसाब से हम फिर उसके आंसर को लिख सकेंगे। तो आज हम लोग गांधी से रिलेटेड प्रश्नों को देखते हैं। खास करके पिछले वर्ष 2018 में गांधी पर जो प्रश्न आए थे वो है, वर्तमान समय में महात्मा गांधी के विचारों के महत्व पर प्रकाश डालिए। तो इसी तरह से कई सारे प्रश्न गांधी से आते हैं, जैसे गांधी के आने के बाद भारत के जन आंदोलन में किस तरह से परिवर्तन हुआ, या गांधी जी के आने के बाद देश को आज़ादी मिली, इसमें गांधी की क्या भूमिका थी। कई तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम लोग सबसे पहले गांधी को देखें कि गांधी के आने के बाद वास्तव में भारतीय राजनीति में क्या परिवर्तन हुए, और गांधी से पहले जो हमारे देश में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था उसका नेतृत्व किन लोगों के हाथ में था, उन लोगों में क्या कमियां थी, गांधी से पहले के नेताओं में क्या कमियां थी जिसके वजह से हमारे स्वतंत्रता आंदोलन एक तेज गति से नहीं चल रहा था। तेज गति से कहने का अभिप्राय यहाँ यह है कि जनमानस का सपोर्ट नहीं मिल रहा था। ठीक है, तो अब इसके लिए हम लोग देखते हैं कि गांधी हमारे भारतीय राजनीति में, गांधी जी का एंट्रेंस 1915 ईस्वी में होता है। गांधी जी भारत में कब आते हैं? 1915 ईस्वी में आते हैं, और 1915 ईस्वी से 1917 ईस्वी तक, इन 2 वर्षों के दौरान, 1915 से 1917 ईस्वी तक, इन 2 वर्षों के दौरान गांधी जी क्या करते हैं? सबसे पहले तो वे साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं, ताकि वो अपना एक राजनीतिक केंद्र की स्थापना करते हैं जहां से वो अपनी सारी राजनीतिक गतिविधियां आगे चलाते हैं। तो साबरमती आश्रम की स्थापना करने के बाद उनके जो राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, उन्होंने गांधी जी को कहा कि अगर आप देश की आज़ादी के लिए काम करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप भारत भ्रमण करें, है ना। तो गांधी जी ने उनके कहने पर भारत भ्रमण शुरू किया। गांधी जी ने भारत भ्रमण क्यों शुरू किया? उनको क्यों कहा गया कि वे भारत भ्रमण करें? अब इस पे हम लोग देखते हैं कि गांधी जी के पहले भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में कौन से नेता थे जो पूरे भारत का भ्रमण करना उचित समझा था, क्योंकि वो चाहते थे कि जिससे हमें पूरे देश के जनता की जो राजनीतिक और आर्थिक स्थिति है ना, वो इससे इसका क्या प्रभाव है ना, हमारे पूरे देश की जनता की जो राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियां थी अंग्रेजी शासन व्यवस्था में, उसकी जानकारी के लिए सर्वप्रथम सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने पूरे भारत का भ्रमण किया था। तो उन्हीं से कुछ सीख लेते हुए गांधी जी को इस तरह का सलाह दिया गया कि वे भारत भ्रमण करें। और उस समय के जो भारत की जो परिस्थितियां थी उसमें यह एक उचित कदम भी था, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर किसी समस्या का समाधान करने निकलता है और उसे उस समस्या का पता नहीं होता है तो वो कैसे उसका समाधान करेगा। तो इस वजह से भारतीय लोगों की स्थिति अंग्रेजी शासन व्यवस्था में कितना दयनीय है, इस बात को जानने के लिए गांधी जी ने भारत भ्रमण शुरू किया। और इसी प्रक्रिया में
हम देखते हैं कि 2 साल उनको लगता है 1917 ईस्वी तक वे इन्हीं सारे प्रक्रियाओं में अपना समय व्यतीत करते हैं। अब सवाल यह उठता है कि ये तो रही गांधी जी के भारत आने की बात कि उन्होंने 1915 ईस्वी में भारत गांधी जी आए, भारत आने के बाद वे 2 वर्षों तक इस तरह से, है ना, कंस्ट्रक्टिव वर्क पॉलिटिकल शुरुआत के पहले उन्होंने शुरू किया। अब सवाल यह उठता है कि गांधी जी के आने के बाद हम देखते हैं कि 1917 में गांधी जी एक्टिव पॉलिटिक्स में आते हैं, यानी सक्रिय राजनीति में गांधी जी का एंट्रेंस होता है भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में। और हमारे देश को आज़ादी कब मिल जाती है? 1947 ईस्वी में हमारा देश आज़ाद हो जाता है। गांधी जी 1917 ईस्वी से कांग्रेस की सक्रिय राजनीति में आते हैं, ठीक है। और गांधी जी के सक्रिय राजनीति में, यानी गांधी विद कांग्रेस, अब हम कैसे कांग्रेस की बात कर रहे हैं? जो कांग्रेस गांधी जी के साथ है, या गांधी के डायरेक्शंस में जिस तरह से कांग्रेस का राजनीतिक गतिविधि शुरू हुआ देश की आज़ादी के लिए, यह समय 1917 से शुरू होता है और मात्र 30 वर्षों के अंदर 1947 ईस्वी में हमारा देश भारत आज़ाद हो जाता है। तो गांधी जी के नेतृत्व में ऐसी कौन सी खास बात थी जिसके वजह से हमारा देश उनके नेतृत्व में अगले 30 वर्षों में आज़ाद हो गया? और ठीक उसके पहले 32 वर्षों तक, यानी कि ये जानना इसलिए जरूरी है कि गांधी जी से पहले हमारे देश के स्वतंत्रता आंदोलन की गतिविधि किस तरह से, किन लोगों के द्वारा चलाई जा रही थी। तो इसके लिए हमको सबसे पहले जानना होगा कि कांग्रेस की स्थापना कब होती है? कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में होती है और 1917 में गांधी आते हैं, यानी कि ये 32 वर्षों में कांग्रेस की राजनीति गांधी जी से पहले के कांग्रेस के 32 वर्षों के नेतृत्व में, हमारे राष्ट्रीय आंदोलन का कांग्रेस के द्वारा जो नेतृत्व चलाया गया, उसमें कौन कौन से लीडर थे और वे सारे लीडर किस तरह से हमारे स्वतंत्रता आंदोलन को चला रहे थे, उन लोगों ने क्या क्या अचीवमेंट किया, उनके कार्यकाल के दौरान, यानी उन 32 वर्षों में हमारा देश आज़ादी के पथ की ओर अग्रसर नहीं होता दिख रहा था। लेकिन फिर गांधी जी के आने के बाद ऐसा क्या हो गया कि 30 वर्षों में देश आज़ाद हो गया, ठीक है। तो इसको समझने के लिए देखते हैं कि पिछले जो 32 वर्ष है उसको कांग्रेस में 2 तरह के लोगों के द्वारा नेतृत्व कांग्रेस का चलाया जा रहा था, एक नरम दल और दूसरा गरम दल, ठीक है। यानी कि 1885 ईस्वी से लेकर 1905 ईस्वी तक का जो काल है उसको नरम दल का काल कहते हैं और 1905 ईस्वी से आगे का, यानी 1916 ईस्वी तक का काल जो है वो गरम दल के नेताओं के नेतृत्व का काल कहा जाता है, ठीक है। अब ये 2 तरह के लीडर्स कांग्रेस के अंदर काम कर रहे थे और इन 2 तरह के लीडरों की तकनीक क्या थी? ये आम जनता को अंग्रेजी शासन के द्वारा सुविधा मुहैया कराया जाना या उनका शोषण कम से कम हो सके, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक, इसके लिए वे सारे नेता 32 वर्षों में कौन कौन से कार्यक्रम अपना रहे थे, कौन से तकनीक और टेक्निक अपना रहे थे, ठीक है ना। तो ये हम देखते हैं कि उन लोगों के द्वारा 3 तरह का तकनीक अपनाया जा रहा था, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं 3 P's, ठीक है। 3 P's का मतलब होता है प्रेयर, पिटिशन एंड प्रोटेस्ट, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं प्रार्थना करना, प्रस्ताव देना और फिर प्रतिरोध करना। ये 3 टेक्निक थे नरम दल और नरम दल वालों का विशेषकर। अब इसके अंतर्गत इन लोगों ने क्या अचीवमेंट किया? गांधी के आने के बाद
भारत के आज़ादी की लड़ाई में किस तरह से परिवर्तन हुए, इसको समझने के लिए हम ये समझ रहे हैं कि इन बातों को, कि पहले का कांग्रेस, गांधी से पहले का कांग्रेस, हम यहाँ क्या चर्चा कर रहे हैं, कांग्रेस गांधी से पहले का और कांग्रेस गांधी के अधीन, गांधी के समय का कांग्रेस। ठीक है, तो इन लोगों ने के द्वारा जो ये तकनीक अपनाया गया और इस तकनीक के बल पर जो सुविधाएं अंग्रेजों से प्राप्त करने की कोशिश की गई, उसमें सबसे पहला था संवैधानिक सुधार। यानी कि उन लोगों का ऐसा सोचना था कि जो संविधान कानून में सुधार जिस तरह से अंग्रेज करते रहेंगे तो आम लोगों को उससे सुविधा मुहैया होगी, उन लोगों को सामाजिक और आर्थिक अधिकार प्राप्त होंगे, जिसके वजह से उनके जीवन सुगम होंगे। लेकिन इन संवैधानिक सुधारों के बावजूद किसी भी तरह का कोई विशेष भारतीय लोगों के जीवन में परिवर्तन नहीं आया और इसके वजह से फिर गरम दल वालों का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में कुछ ज्यादा हस्तक्षेप होने लगा। कब से होने लगा? 1905 ईस्वी के आसपास से। ठीक है, अब चूंकि बंगाल में अंग्रेजों का शासन व्यवस्था, बंगाल से अंग्रेज चला रहे थे और बंगाल में कई तरह की आज़ादी के लिए गतिविधियां चल रही थी। उन गतिविधियों में गरम दल के लोग, जिसके लीडर किसको किसको कहा जाता है, लाल, बाल और पाल, यानी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, है ना, और बिपिन चंद्र पाल, ये तीन लोगों को गरम दल का लीडर कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह की कई सारी एक्टिविटी, बहुत सारे क्रियाविधि हो रहे थे, जिसके चलते अंग्रेज चाह रहे थे कि अंग्रेजों ने एक प्लान किया कि यह जो स्वतंत्रता की जो लड़ाई है, जो भारतीयों के द्वारा चलाई जा रही है, इसकी तीव्रता को कम करने के लिए हम ऐसा कौन सा काम करें जिसके वजह से स्वतंत्रता की लड़ाई धीमी पड़ जाए। और इस वजह से अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन किया। ठीक है, और बंगाल विभाजन के प्रोटेस्ट हुए। ठीक है, उसी को बंग भंग आंदोलन कहते हैं। फिर आगे चल के बंग भंग आंदोलन के बाद अचीवमेंट देखते हैं, एक होम रूल आंदोलन चलाया जाता है सरोजिनी नायडू और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। तो इन सारे क्रियाविधि जो हम देख रहे हैं 1885 से 1916-17 ईस्वी तक गांधी से पहले के कांग्रेस के द्वारा जो चलाई गई, उसके तहत हमारे देश में किसी तरह का अंग्रेजों के द्वारा कोई विशेष सुविधा नहीं दी गई जिससे कि आम जनता को राहत मिल सके। विशेषकर मजदूरों और किसानों की स्थिति बहुत दयनीय थी। ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी कमजोरी इन लोगों की ये थी कि इन लोगों ने कभी भी मजदूरों और किसानों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया। यानी कांग्रेस का नेतृत्व, गांधी से पहले के कांग्रेस का नेतृत्व भारत के मजदूरों और किसानों की समस्याओं से रूबरू होने की कोशिश उन लोगों ने विशेष तौर से नहीं किया। यही कारण था कि हमारे देश का इतना बड़ा वर्ग, इतनी बड़ी जनसंख्या स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई में पूरी तरह से शामिल नहीं हो सका था। ठीक है, यही फर्क पड़ जाता है कि गांधी के आने के बाद, जब गांधी जी 1917 ईस्वी में भ्रमण कर रहे होते हैं और वापस लौट रहे होते हैं, तो उन्हें बिहार के चंपारण जिले के एक व्यक्ति मिलते हैं जिनका नाम राजकुमार शुक्ल है। वो चंपारण के समस्याओं से, किसानों की समस्याओं से गांधी जी को रूबरू कराते हैं। अब चंपारण में जाने से पहले हम लोग देखते हैं कि गांधी जी ने वे कौन कौन से अस्त्र शस्त्र यूज किए, प्रयोग किया उन्होंने, जिससे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की गति तीव्र हो गई। तो गांधी जी की तकनीक क्या थी, सबसे पहले हम इसको देखते हैं। गांधी जी ने किस तरह के तकनीक का प्रयोग किया, या फिर दूसरे शब्दों में कह सकते हैं गांधी जी के अस्त्र शस्त्र क्या थे। गांधी जी ने
कौन से अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग आजादी की लड़ाई में किया? तो सीधी सी बात है, हम लोग जानते हैं कि अहिंसा और सत्याग्रह ये दो मुख्य आधार थे गांधी जी के भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी अपनी सहभागिता के दौरान। यानी गांधी जी ने इन दो अस्त्रों का प्रयोग किया, सबसे पहला अहिंसा और दूसरा सत्याग्रह। सत्याग्रह का अगर हम अर्थ देखें तो सत्याग्रह का मतलब क्या होता है? सत्य के लिए आग्रह करना। अब सत्य के लिए आग्रह करना किससे? उस समय हमारे देश की जो परिस्थितियां थी उसमें सत्य के लिए आग्रह किससे किया जाता है? यानी जो आम जनजीवन, आम जनता के लिए जो सुविधाएं चाहिए थी, जो एक तरह से जिस तरह के कानून बनाए जाने चाहिए थे, वह एक अपने आप में सच्चाई थी। लेकिन वो सच्चाई की मांग भारतीय किससे करते? अंग्रेजों से करते। और अंग्रेज जो थे वे इन सुविधाओं को देने के पक्ष में नहीं थे। अंग्रेज भारतीय जनता को विशेष सुविधाएं देने के पक्ष में नहीं थे, क्योंकि अंग्रेजों का इरादा क्या था, इंटेंशन क्या था? व्हाट वाज द इंटेंशन ऑफ द ब्रिटिशर्स? टू एक्सप्लॉइट इंडिया, है ना, भारत का शोषण करना, यह उनका इंटेंशन था। ऐसी परिस्थिति में वे कैसे आसानी से मान लेते इन बातों को? अगर उनको मानना ही होता कि भारतीयों को हर तरह की छूट दें, कुछ नियम बनाए जिससे भारतीयों के भी जीवन में जीवन स्तर में सुधार हो सके, तो वो पहले से भी नरम दल और गरम दल वाले लोगों की बात सुने होते और विशेष सुविधाएं देते, तो इतनी जनता में आक्रोश न होती। तो इन सारे बातों को गांधी जी ने अपने इन दो तकनीक और अस्त्रों का प्रयोग किया, अहिंसा और सत्याग्रह का, और इसी के बल पर, अपने इन्हीं अस्त्र के बल पर गांधी जी ने राजकुमार शुक्ल के कहने पर चंपारण सत्याग्रह 1917 में शुरू किया। अब चंपारण की बात हम लोग बाद में करेंगे। सबसे पहले देखना यह होगा कि गांधी जी भारत की आजादी दिलाने के लिए कौन कौन से प्रमुख आंदोलन चलाए, यानी कि गांधी जी के द्वारा कौन कौन से प्रमुख आंदोलन चलाए गए जिससे हमारे देश को आजादी मिल सके। तो इसके लिए सबसे पहला आंदोलन जो महत्वपूर्ण है वह है असहयोग आंदोलन। पहला भारतीय स्तर पर जो आंदोलन चलाया गया गांधी जी के द्वारा वह असहयोग आंदोलन। अब कई तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि गांधी जी भारत में आने के बाद सबसे पहले किसानों की समस्याओं को लेकर करके आंदोलन चलाए, है ना, तो उसके बारे में कुछ लिखें। तो यह जो असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा चलाया गया, इसको क्या कहते हैं? नन कोऑपरेशन मूवमेंट अंग्रेजी में कहते हैं, नन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन। अब इस असहयोग आंदोलन के पीछे गांधी जी ने कौन कौन से कार्य किए थे, यानी कि अब हम यह असहयोग आंदोलन पूरे भारत के स्तर पर प्रभावी हुआ पहली बार भारत की आजादी के लिए। तो इस आंदोलन के पहले गांधी जी ने वो कौन कौन से एक्टिविटी किए, गांधी जी के कौन कौन से क्रियाविधि थी जिसके चलते उनके द्वारा चलाया गया यह पहला भारतीय स्तर पर चलाया गया आंदोलन पूरे देश के स्तर पर प्रभावी हुआ। तो प्रश्न का आंसर लिखने के समय कई तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। किसानों की समस्याओं को लेकर के गांधी जी के प्रश्न पूछे जाते हैं कि गांधी जी ने किसानों के लिए ऐसा कौन सा कार्य किया जिससे उनके आने के बाद भारतीय किसान उनके साथ हो चले। इस बात का अगर हमें इस तरह के प्रश्न जब पूछे जाते हैं तो उसका जवाब हम इन सारे तथ्यों से दे सकते हैं कि गांधी जी ने सबसे पहले भारत आकर पहला आंदोलन जो गांधी जी ने चलाया
वह चंपारण सत्याग्रह है। यह चंपारण सत्याग्रह आंदोलन किसानों के लिए चलाया गया। और कहाँ के किसानों के लिए चलाया गया? बिहार के किसानों के लिए चलाया गया। अब जब पहली बार कोई भारतीय ऐसी कोई व्यक्ति, कोई भारतीय राजनेता जिसने किसानों की समस्याओं की ओर ध्यान दिया, ठीक है, इससे क्या हुआ? पूरे एक तरह से हम कह सकते हैं बिहार और उत्तर प्रदेश यानी कि पूरे उत्तर भारत के किसानों पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ा। क्योंकि जब गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह नील के किसानों के शोषण के खिलाफ चलाया तो यह बात पूरे देश में फैली। और इससे क्या हुआ? इससे एक जन जागृति हुई, है ना। किसमें जन जागृति हुई? भारत के किसानों में जन जागृति। अब हम देखते हैं कि गांधी जी का दूसरा वह कौन सा काम था। भारत आने के बाद दूसरा उन्होंने जो एक्शन लिया वह अहमदाबाद के मिल के मजदूरों के लिए लिया, ठीक है, क्योंकि वो पहले से स्ट्राइक कर रहे थे। हालांकि यह किसी सरकार के खिलाफ नहीं था, मिल मालिक के खिलाफ था, लेकिन मिल मालिक उन मजदूरों की समस्याओं को सही ढंग से नहीं मान रहे थे। गांधी जी ने उसमें हस्तक्षेप किया और गांधी जी के हस्तक्षेप करने का परिणाम क्या हुआ कि उनको अपने मालिकों के द्वारा जो सुविधा मिलनी थी वो मुहैया कराई गई। अब इसका इफेक्ट हम जब प्रश्न पूछे जाएंगे इस तरह से तो अब अहमदाबाद मिल आंदोलन के प्रभाव और उसके कारण और उसमें गांधी जी की भूमिका के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। अब इस पे ये भी चर्चा करेंगे कि अहमदाबाद से क्या अभिप्राय हुआ, यानी कि भारत में जो औद्योगिक मजदूर थे, पूरे भारत में जो औद्योगिक मजदूर थे उनके ऊपर एक सकारात्मक प्रभाव पड़ा ये अहमदाबाद आंदोलन के बाद, ठीक है। यानी कि उस वर्ग में, औद्योगिक मजदूरों के वर्ग में यह बात फैली कि हमारा एक ऐसा नेता आ गया जो हम लोगों की समस्याओं से रूबरू हो रहा है या उसको दूर करने के लिए सरकार से लड़ाई लड़ रहा है, ठीक है। तीसरा उन्होंने खेड़ा आंदोलन किया। खेड़ा आंदोलन एक तरह से वैसा आंदोलन था जो फसल नहीं होने के कारण किसानों से जबरदस्ती टैक्स वसूले जा रहे हैं, ठीक है। तो खेड़ा के मजदूरों ने उसके खिलाफ आंदोलन किया। उस आंदोलन में गांधी जी ने उन मजदूरों का साथ दिया और सरकार को फिर इस बात को मानना पड़ा और उनको फसल न होने की स्थिति में टैक्स से छूट देने के प्रोविजन किए गए। इसके बाद ये सारी बातें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं किसके लिए? असहयोग आंदोलन से पहले गांधी जी ने वे कौन कौन से ऐसे कार्य किए थे जिसके वजह से उनकी ख्याति पूरे देश भर में फैली, जिसके कारण उनसे भारत के किसान और मजदूर दोनों उनसे जुड़े, ठीक है। तो खेड़ा आंदोलन के बाद रॉलेट सत्याग्रह गांधी जी चलाते हैं 1919 में, क्योंकि ब्रिटिश सरकार के द्वारा रॉलेट एक्ट पास किया जाता है, एक ऐसा अंधा कानून जो बिना कारण बताए किसी को भी गिरफ्तार कर लेता था, है ना, कर सकती थी ब्रिटिश सरकार। तो इस एक्ट के खिलाफ भी गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह चलाया। और इसके बाद फिर आता है खिलाफत आंदोलन। यह खिलाफत आंदोलन भारतीय मुसलमानों के द्वारा चलाया गया टर्की के सुल्तान के अपमान के कारण, ठीक है। यह भारतीय मुसलमानों के धर्म से जुड़ा हुआ प्रश्न था और उसके लिए वे लोग संजीदा थे और भारत में भी मुसलमानों ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ इस आंदोलन की शुरुआत की। तो जब हम गांधी पर कोई आंसर लिखते हैं, किसी भी तरह के प्रश्न आते हैं गांधी पर, जैसे कि गांधीयन टेक्निक ऑफ मास मोबिलाइजेशन, यानी कि जन सहभागिता में गांधी जी की क्या तकनीक थी जो उनके समय में भारत में इतनी बड़ी जन सहभागिता भारतीय आंदोलन में हुई, ठीक है। तो ये सारी बातें हम चर्चा करेंगे और यह सारी घटनाएं असहयोग आंदोलन के पहले की है, यानी कि गांधी जी ने नन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920-22 में जो चला, इसको चलाने के पहले ये सारे कार्य किए थे
और जिसके चलते भारत की जनता का गांधी जी के साथ एक जुड़ाव हो गया और उनका यह आंदोलन भारत के स्तर पर पूरी तरह से प्रभावी। अब असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में शुरू होता है 1 अगस्त को, और यह 1922 ईस्वी में 5 फरवरी 1922 ईस्वी को एक चौरी चौरा कांड होता है उत्तर प्रदेश में। उस कांड के कारण, उस घटना के वजह से गांधी जी को यह नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बंद करना पड़ता है। अब हम देखेंगे कि कभी कभी प्रश्न आता है कि गांधी जी के वे कौन से रचनात्मक कार्य थे, है ना, कंस्ट्रक्टिव वर्क था जो भारतीय जनता के बीच में उनके द्वारा चलाया जा रहा। अब इसका फेज हम देखते हैं कि पहले भी गांधी जी ने इन सारे मुद्दों, उन सारे संरचनात्मक जो कार्य थे उस पर काम शुरू किया था, यानी लोगों के बीच उन बातों को रख रहे थे। लेकिन असहयोग आंदोलन के बंद होने के बाद 1922 ईस्वी के बाद कांग्रेस के द्वारा असहयोग आंदोलन के बंद करने के मुद्दे पर कांग्रेस में विभाजन हो जाता है। कांग्रेस दो वर्गों में बंट जाती है। एक वो लोग थे जो चाहते थे कि काउंसिल एंट्री में करें, यानी जो आने वाला जो असेंबली है, जो काउंसिल है, उसमें हम लोग सहभागी बने, उसमें एंटर करें। और दूसरे जो पार्टी थे कांग्रेस के अंदर, जो दूसरे भाग थे, उनका कहना था कि नहीं, हम इसमें भाग काउंसिल एंट्री में नहीं लेंगे। खैर, दोनों अपने अपने क्षेत्र में एक्टिव थे, लेकिन हम लोग को यहाँ देखना है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद वो कौन कौन से कंस्ट्रक्टिव काम गांधी जी के द्वारा चलाया गया समाज में। तो गांधी जी ने खादी को प्रमोट करना शुरू किया, सूत कताई को प्रमोट करना शुरू किया, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, है ना, राष्ट्रीय शिक्षा का विकास हुआ, कई स्कूल कॉलेजेस भारतीयों के द्वारा खोले जाने लगे। गांधी जी ने छुआछूत के निवारण के लिए आंदोलन चलाया, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए आंदोलन चलाया, और विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया। क्यों किया? क्योंकि इससे खादी को प्रमोशन मिल सके। तो ये सारे रचनात्मक जो कार्यक्रम हैं वो गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन के बाद चलाए जाते हैं बड़े पैमाने पर। ठीक है। अब तक हम लोगों ने क्या देखा कि असहयोग आंदोलन से पहले गांधी जी के द्वारा कौन कौन से आंदोलन चलाए गए, उसका क्या प्रभाव पड़ा देश के स्तर पर, और किस तरह से उसके वजह से असहयोग आंदोलन एक तरह से सफल हुआ। और फिर हमने आगे देखा कि असहयोग आंदोलन के बाद कंस्ट्रक्टिव जो रचनात्मक कार्यक्रम गांधी जी के द्वारा चलाए गए। अब इसके बाद इन सारे कार्यक्रमों का भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, इसके प्रभाव को देखने के लिए हम जब गांधी जी के दूसरे आंदोलन की चर्चा करते हैं, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन की चर्चा करते हैं, तो हमें पता चलता है कि असहयोग आंदोलन के बाद गांधी जी के द्वारा उनके मार्गदर्शन में कौन कौन से कार्यक्रम चलाए गए जिससे भारतीय जनमानस पर एक सकारात्मक प्रभाव पड़ा। भारतीय जनता बड़े पैमाने पर स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी भागीदारी करने लगे। इस बात को हम लोग इन सारे मुद्दों से समझते हैं। ठीक है। अब ये सारे कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम के चलते फिर आगे देखते हैं कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट होता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है, जिसका 2 फेज होता है, पहले 1930 से 32 ईस्वी और 1932 से 34 ईस्वी के बीच में। 1930 से 32 ईस्वी तक सविनय अवज्ञा आंदोलन एक जन आंदोलन था, लेकिन उस जन आंदोलन को गांधी जी को इरविन के साथ समझौता होने पर बंद करना पड़ा, और गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन चले गए और यह आंदोलन स्थगित हो गया। हम सिर्फ यहाँ चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि गांधी जी पे जो प्रश्न आते हैं उन प्रश्नों का जवाब देने के लिए हमारे पास कौन कौन से कॉन्सेप्ट होने चाहिए, किस कॉन्सेप्ट के आधार पर हम उन आंसरों को लिख सकते हैं।
जैसे पूछा जाता है कि गांधी जी ने नमक सत्याग्रह क्यों आरंभ किया, नमक सत्याग्रह क्यों आरंभ किया, इसके क्या परिणाम हुए। यह 2001 का प्रश्न है। गांधी जी ने नमक सत्याग्रह क्यों आरंभ किया। अब जब गांधी जी के नमक सत्याग्रह की हम बात करते हैं तो स्वाभाविक रूप से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की हम बात करेंगे, क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत ही नमक कानून को तोड़ने से हुई थी। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात जब हमें जानकारी होती है तो इससे जो रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं उसका आंसर हम आसानी से दे सकते हैं। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन 1932 ईस्वी में सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के समाप्ति के बाद गांधी जी भारत आते हैं और फिर से वे सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरुआत करते हैं। लेकिन जब गांधी जी गोलमेज सम्मेलन से जब वापस लौट के भारत आते हैं तो अंग्रेज इस आशंका से कि अब यह जन आंदोलन एक बड़े पैमाने पर होगा, गांधी जी के द्वारा यह जन आंदोलन एक बड़े पैमाने पर चला जाएगा, इस भय से अंग्रेज पहले से ही आर्म्स एक्ट लगा रखे होते हैं कि जिस तरह से लोग अब अगर कोई आंदोलन करेगा सामाजिक स्तर से बड़े पैमाने पर तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उनकी संपत्ति से उनको वंचित कर दिया जाएगा। और ये सब हो चुका था 1930-32 के दौरान, ये सारी बातें हो चुकी थी और फिर आगे होने की संभावना के पहले सरकार अलर्ट थी। तो गांधी जी ने आंदोलन के रूप को 1932 से 34 ईस्वी के बीच में बदल दिया और इसको व्यक्तिगत सत्याग्रह का रूप दे दिया, यानी कि हर व्यक्ति अपने व्यक्तिगत प्रयास से यह आंदोलन को जारी रखें। क्या करें, हर व्यक्ति अपने व्यक्तिगत प्रयास से इस आंदोलन को जारी रखें जो अहिंसा के मार्ग पर हो, है ना, और सत्य के लिए आग्रह हो, जो गांधी जी का कहना था, जो उनका बेसिक फॉर्मूला था। और इस व्यक्तिगत सत्याग्रह का क्या फल हुआ, इसका परिणाम यह हुआ कि एक तरह से भारतीय जनता को एक राजनीतिक शिक्षा भी मिली। यानी इस दौरान जितने भी व्यक्तिगत सत्याग्रह हुए, अब अगर उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत किनके द्वारा हुई, तो व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत सबसे पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे और दूसरे जवाहरलाल नेहरू थे। इस तरह से हर व्यक्ति अपने आप को एक सत्याग्रही के रूप में देश के आज़ादी के आंदोलन को अग्रसर कर रहा था। इसका परिणाम यह हो रहा था कि आम जनता इससे शिक्षित हो रही थी, आम जनता के बीच यह मैसेज जा रहा था कि हमें स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ना हम लोगों का एक नैतिक कर्तव्य है और हमें यह लड़ाई लड़नी चाहिए। जब हमारे नेता इतने सारे लोग स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे हैं तो आम जनता को भी इसमें भागीदारी होनी चाहिए। और इसका परिणाम हम लोग देखते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पहली बार पूरे भारत के स्तर पर, पूरे देश के स्तर पर महिलाओं की एक बहुत बड़ी भागीदारी होती है, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की बहुत बड़ी भागीदारी होती है, जो इतनी बड़ी भागीदारी असहयोग आंदोलन के समय में नहीं थी। यानी असहयोग आंदोलन के समय में महिलाओं और मजदूरों और किसानों की बहुत बड़ी भूमिका नहीं थी। यह आंदोलन मुख्यतः शहरों में बहुत अपने प्रबल रूप में था और ग्रामीण इलाकों में कम प्रभावी था। लेकिन जब सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट होता है, तो यह मूवमेंट होने के बाद इस महिलाओं, मजदूरों और किसानों के बीच में यह भारतीय आंदोलन की भागीदारी बहुत बड़े पैमाने पर हो जाती है। तो अब कई प्रश्न, जैसे अभी चर्चा किया हमने कि गांधी जी ने नमक सत्याग्रह क्यों किया, तो इसका आंसर हम लोग जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को अच्छी तरह से जानेंगे तो स्वाभाविक तौर से लिख सकते हैं कि गांधी जी ने नमक आंदोलन क्यों किया था। ठीक है, अब इसी दौरान एक प्रश्न और आता है कि गांधी इरविन पैक्ट क्या था। गांधी इरविन पैक्ट किसे कहते हैं?
गांधी इरविन समझौता क्या है? तो जो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लेने के लिए लंदन जाते हैं, है ना, फर्स्ट सीडीएम मूवमेंट सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, तो उसी में यह गांधी इरविन पैक्ट होता है पहले, और गांधी जी के कहने पर सरकार के द्वारा जो 30 से 32 के बीच में बहुत सारे आंदोलनकारियों को अरेस्ट किया गया था, जिनकी संपत्तियों को जब्त कर लिया गया था, वो वापस उनको लौटा दिया गया, और इस शर्त पर गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। ठीक है, तो फिर आने के बाद कि हम लोग चर्चा कर रहे थे कि 32 से 34 के बाद व्यक्तिगत सत्याग्रह किस तरह से हुआ और आम जनता में किस तरह से गांधी जी के प्रभाव बढ़े, है ना, यानी कि हमारे राष्ट्रीय स्वतंत्रता का जो आंदोलन था वह अब एक बड़ा बृहत रूप ले चुका था, एक बृहत आकार ले चुका था। ठीक है, एक बड़े पैमाने पर हो रहा था। तीसरा जो अब इस दौरान एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि जितने भी रचनात्मक कार्यक्रम है, या इसमें भी 1930-32 के बाद तीसरा जो गांधी जी का सबसे बड़ा आंदोलन होता है, जिसके बाद हमें आज़ादी मिल जाती है, भारत को आज़ादी प्राप्त हो जाती है, वह है भारत छोड़ो आंदोलन। यह भारत छोड़ो आंदोलन कब होता है? यह भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 ईस्वी को होती है। अब सवाल यह उठता है कि भारत छोड़ो आंदोलन में सबसे ज्यादा मास पार्टिसिपेशन होता है ना, यानी कि जन समूह का बहुत बड़ी भागीदारी होती है 1942 ईस्वी में हर क्षेत्र से। क्यों? क्योंकि पूरी तरह से हम लोग देखें, गांधी जी को भारत में आने के बाद उनके द्वारा किए गए छोटे छोटे सत्याग्रह जैसे चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा, रॉलेट के कारण उनकी प्रसिद्धि बढ़ी, जनता में पैक्ट बढ़ी, तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ, असहयोग आंदोलन हुआ। असहयोग आंदोलन के बाद बड़े पैमाने पर रचनात्मक कार्यक्रम चलाए गए, उसका प्रभाव पड़ा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन भी बड़े पैमाने पर पूरे देश स्तर में हुआ, एक बड़े जन भागीदारी हुई इसमें। और इस दौरान भी यानी कि 1934 ईस्वी के बाद हम क्या देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन कब होता है? 1942 ईस्वी में। फिर एक बहुत बड़ा गैप है, हर आंदोलन के बाद हम गैप देखेंगे। 1920-22 के बाद देखते हैं कि असहयोग आंदोलन होता है, तो लगभग 10 वर्षों के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है। ठीक है, इन 10 वर्षों में ये सारे चलाए गए रचनात्मक गांधी जी के द्वारा चलाए गए कार्यक्रम का जनता पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जनता को देश की आज़ादी के लिए प्रेरणा मिलती है कि हमें देश की आज़ादी में भागीदारी हमारी होनी चाहिए। और फिर इसके बाद हम क्या देखते हैं कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बाद भी यह रचनात्मक कार्यक्रम और पॉलिटिकल एजुकेशन, एक तरह से कह सकें महिलाओं की भागीदारी, ये सारे कार्यक्रम जारी रहे, क्योंकि फिर हम जब चर्चा करेंगे प्रश्न 2018 के प्रश्न को जब हम देखेंगे कि वर्तमान समय में गांधी के विचारों के महत्व पर प्रकाश डालिए, तो इन सारी बातों का हम जिक्र करेंगे। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद फिर जो तीसरा सबसे बड़ा आंदोलन होता है गांधी जी के द्वारा, वह है भारत छोड़ो आंदोलन। इस भारत छोड़ो आंदोलन के पहले पूरे देश स्तर पर जो गांधी जी के द्वारा रचनात्मक कार्यक्रम, व्यक्तिगत सत्याग्रह, राजनीतिक शिक्षा, ये सब चलाए जाते हैं, जिसका एक सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अब भारत की जनता लगभग आज़ादी की ओर अग्रसर हो चुकी होती है, यानी कि अधिकांश जनता आज़ादी के मर्म को समझने लगती है और गांधी जी की आवाज़ पर आंदोलन में भाग लेने को उतारू होने लगती है। इन्हीं सारे परिस्थितियों में गांधी जी ने 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया। यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की बात है, उसमें द्वितीय विश्व युद्ध चल ही रहा था 1939-1945 तक। इसी बीच में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में चलाया।
अब प्रश्न यह कभी कभी पूछा जाता है कि गांधी जी ने द्वितीय विश्व युद्ध के बीच में ही क्यों आंदोलन चला दिया, है ना? क्योंकि इसका एक सबसे सटीक जवाब यह है कि 1940-42 तक यह पता नहीं चल रहा था कि विश्व युद्ध में किसकी विजय होगी, और जापान एक तरह से एशिया महादेश के ऊपर अपना प्रभाव बढ़ाता चला जा रहा था। तो भारतीय नेताओं को ऐसा लगा कि अगर हम अंग्रेजों के साथ अपने संबंध को नहीं तोड़ते हैं, अगर नहीं दर्शाते हैं कि भारतीय अंग्रेजों के खिलाफ हैं, भारतीय नहीं चाहते हैं कि ब्रिटिशर्स हमारे देश में रहें, तो इसको साबित करने के लिए हमें एक जन आंदोलन चलाना पड़ेगा। अगर जन आंदोलन नहीं चलाते हैं और जापान अगर विजयी हो जाता है और फिर जापान का आधिपत्य भारत पर हो जाता है, तो फिर से कहीं हम जापान के हाथ में गुलाम ना हो जाए। इस डर से और उस समय की राजनीतिक जो परिस्थितियां थी उसके आधार पर गांधी जी ने यह भारत छोड़ो आंदोलन चलाया। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में चलाया गया। यह आंदोलन चलने के बाद इतना प्रभावी था कि कई क्षेत्रों में हमें यह देखने को मिलता है कि आम जनता ने अपनी एक समानांतर सरकार स्थापित कर ली अंग्रेजों के खिलाफ। कई क्षेत्रों में, जैसे पश्चिम बंगाल के तामलुक में, वहां की जनता ने अपना एक समानांतर सरकार की स्थापना कर, ठीक है। तो इसी तरह से और भी देश के कई हिस्सों में आम जनता के द्वारा समानांतर सरकार की स्थापना की गई। जैसे महाराष्ट्र में के सतारा में भी वहाँ के जनता के द्वारा समानांतर सरकार स्थापित की गई, ठीक है। बिहार में बलिया में जनता के द्वारा समानांतर सरकार स्थापित की गई। इन सारी बातों से हमें क्या पता चलता है कि 1942 ईस्वी के आंदोलन के बाद तक, यानी 1942 ईस्वी तक गांधी जी के द्वारा चलाए गए सारे राजनीतिक आंदोलन, उनके द्वारा चलाए गए रचनात्मक कार्यक्रम, जैसे पहले हम लोगों ने चर्चा किया कि सूत कातना, खादी का प्रमोशन करना, हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देना, छुआछूत ऊंच नीच की भावना को हटाना, इन सारी चीजों पर गांधी जी का जो कार्यक्रम था, उनके द्वारा जो कार्यक्रम चलाए गए, आम जनता के बीच इन सारे समस्याओं के निवारण के लिए जो प्रयास किए गए, उसका परिणाम यह हुआ कि पूरी भारत की जनता एक तरह से आज़ादी की लड़ाई में गांधी जी के साथ हो गई। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट वाज द गांधीयन टेक्निक ऑफ मास मोबिलाइजेशन, है ना? जन आंदोलन को सहभागी बनाने की गांधी जी की क्या तकनीक थे, ठीक है, या उनको प्रेरित कर स्वतंत्रता के संग्राम में बड़े पैमाने पर भारतीय जनता की भागीदारी गांधी जी के आने के बाद क्यों हो गया? तो कई तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। उन सारे प्रश्नों का जवाब हम इन कॉन्सेप्ट के आधार पर दे सकते हैं। अब 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन के बाद देश की ऐसी परिस्थिति हो गई कि हिंदू मुस्लिम एकता पर गांधी जी ने क्यों बल दिया? क्योंकि अब भारत और पाकिस्तान के दो हिस्से की बात होने लगी। जिन्ना ने पाकिस्तान का प्रस्ताव रख दिया अंग्रेजों के सामने, और फिर लाख विरोध के बावजूद, भारतीयों के लाख विरोध के बावजूद, जिन्ना इस बात से सहमत नहीं हुए कि वो पाकिस्तान की मांग को छोड़ देंगे, यानी कि जिन्ना पाकिस्तान की मांग पर अड़े रहे। और अंग्रेज भी इस बात का लाभ उठाना चाहते थे। उनको भी लगता था कि भारत एकजुट रहे या कई टुकड़ों में बंट जाए, उससे अंग्रेजों को क्या क्षति पहुंचने वाली है। तो वे भी इस बात से अनकॉन्शियस थे। और अंत में माउंटबेटन प्लान आता है, ठीक है, जिसको जून 3 कहते हैं 1947 ईस्वी में। इसके तहत भारत के विभाजन के प्रोग्राम को बढ़ावा दिया जाता है ना, और भारत दो टुकड़ों में हो जाता है। और इस तरह से 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को आज़ाद करा दिया जाता है और 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिल जाती है।
तो हम लोगों ने देखा कि कैसे गांधी जी ने 30 वर्षों में अपने इन 3 आंदोलनों के वजह से, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन के चलाने के बाद भारत को आज़ादी दिलाई। अब इन्हीं सारे आंदोलनों में, यानी गांधी जी के भारतीय राजनीति में प्रवेश से लेकर देश की आज़ादी के समय तक जो उनके द्वारा विभिन्न कार्यक्रम चलाए गए, है ना, उससे हमें गांधी के विचारों के बारे में पता चलता है। गांधी जी के विचार कैसे थे? प्रश्न आता है, जैसे 18 का प्रश्न के बारे में हमने चर्चा किया कि वर्तमान समय में गांधी के विचारों के महत्व पर प्रकाश डालें। तब इन सारी चर्चाओं से हमें क्या पता चलता है कि गांधी जी के विचार कैसे थे? क्यों आज भी गांधी जी के विचार, आज के भी तारीख में गांधी जी के विचार प्रासंगिक हैं, अर्थात उसका महत्व है। गांधी जी के सिर्फ विचार ही प्रासंगिक नहीं है, प्रश्न पूछे जाने के मायने से भी गांधी आज के भी डेट में प्रासंगिक है। यानी एग्जामिनेशंस में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्न के लिए भी गांधी प्रासंगिक है ना, इस बात का हमें ध्यान रखना है। और गांधी जी के विचार हमें उनके इस राजनीतिक क्रियाकलाप से पता चलता है, और तब हम इस बात को जानते हैं और एक एक करके अब देखते हैं कि गांधी जी के विचार को हम किन किन कैटेगरी में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अहिंसा। अब अहिंसा की जो परिभाषा है वो हमारे देश में प्राचीन काल से ही लागू है ना, यानी कि इसके सबसे पहले महात्मा बुद्ध और जैन धर्म के द्वारा अहिंसा की बात को शुरू किया गया था कि अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा एक धर्म है। उसी अहिंसा को गांधी जी ने अडॉप्ट किया। दूसरा, सत्याग्रह। सत्य की भी बात हमारे देश में प्राचीन काल से चली आ रही है ना। सत्यमेव जयते, हमारे देश में उपनिषद में लिखा हुआ है कि सत्यमेव जयते, मुंडको उपनिषद से यह लिया गया, यानी कि अहिंसा और सत्य यह दो हमारे देश में प्राचीन काल से ही मौजूद हैं, ये दो विचारधारा। गांधी जी ने इसको, अहिंसा को क्यों अडॉप्ट किया? गांधी जी ने अहिंसा को अडॉप्ट इसलिए किया, भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें तो उन्हें यह पता था कि अंग्रेजों से हम देश की आज़ादी शस्त्र के बल पर नहीं दिला सकते, तो हम अहिंसा के मार्ग पर ही चल के और सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह करते हुए देश की आज़ादी को दिला सकते हैं। यह सत्याग्रह के जो उनका कार्यक्रम था वह उन्होंने 1906 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में पहली बार इसको लागू किया था। ठीक है, आगे चल के देखते हैं कि राजनीतिक, गांधी जी के जो पॉलिटिकल व्यूज थे, राजनीतिक थॉट थे, वे आज भी प्रासंगिक हैं, विश्व के पैमाने पर भी और देश के भी पैमाने पर, क्योंकि उनका सिद्धांत हमेशा राजनीति में भी सत्य और अहिंसा के बल पर ही आधारित था। पॉलिटिकल क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में भी वे सुधार सत्य और निष्ठा और अहिंसा के बल पे ही चाहते थे। तो हम इस तरह से गांधी के पॉलिटिकल व्यूज को डिस्क्राइब कर सकते हैं। क्वेश्चन अगर पॉलिटिकल व्यूज से रिलेटेड आता है, अगर सामाजिक की बात करें तो हम उसका जवाब हमें यहीं से मिलता है। अनटचेबिलिटी के बारे में गांधी जी का विचारधारा, हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में, यानी कि आम जनता को सहिष्णु होना सिखाते हैं गांधी। ठीक है, तो इन सारे बातों से हम ले सकते हैं कि गांधी जी के जो सामाजिक विचारधारा थे वे किस तरह से उनके वास्तव में प्रैक्टिकल थे, यानी यथार्थ में भी वे उसको जीते थे, जनता के हित के लिए उसको लागू करते थे। ठीक है, लास्टली हम क्या देखते हैं, गांधी जी के आर्थिक विचारधारा। तो इकोनॉमिक जो गांधी जी की आर्थिक विचारधारा है उसका भी हमें भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी की भूमिका से पता चलता है। अब उनके आर्थिक मुद्दे को जानने के लिए हम लोग कह सकते हैं खादी, खादी का बढ़ावा देना, सूत की कताई का बढ़ावा देना। इससे क्या होता है, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करना। इन बातों से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि गांधी जी क्या चाहते थे कि भारत के जो हस्तकरघा उद्योग है
यानी कि गांव-गांव में जो उद्योग चलता है लोगों के द्वारा, वे सारे उद्योग अग्रसर हों, वे सारे उद्योग बढ़ें, ताकि आम जनता की गरीबी, बेरोजगारी दूर हो सके। तो आज भी गांधी जी के आर्थिक विचार प्रासंगिक हैं। आज भी हमारे देश में बहुत बड़े पैमाने पर बेरोजगारी है और गांव स्तर पर आज हस्तकरघा उद्योग बहुत बड़े विस्तृत पैमाने पर नहीं फैला हुआ है। ठीक है, तो आज के डेट में भी हम कह सकते हैं कि गांधी जी के विचार प्रासंगिक हैं। फिर सोसाइटी की बात को एक और हम लोग देखते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। गांधी जी ने उस दौरान राष्ट्रीय शिक्षा पर भी बल दिया, ठीक है, ताकि वो चाहते थे कि देश में शिक्षा का विकास हो, अधिक से अधिक लोग शिक्षित हो सकें और हमारा समाज आगे की ओर बढ़ सके। तो कई सारे प्रश्न हैं जिसका आंसर हम गांधी जी के इन सारी बातों की जानकारी के बाद आसानी से कर सकते हैं। इन सारे बातों को सिर्फ ये सारे कॉन्सेप्ट हैं, इन सारे कॉन्सेप्ट को अगर आप रखते हैं नोट करके ठीक से और इसको मेमोराइज कर लेते हैं तो कई सारे प्रश्नों को आप जवाब दे सकते हैं। जैसे कुछ प्रश्न मैं कह सकता हूं, स्वतंत्रता संग्राम में विशेष तौर पर गांधीवादी चरण के दौरान महिलाओं की भूमिका का वर्णन कीजिए। यह प्रश्न है। तो यहाँ हम देखते हैं कि महिलाओं की भूमिका कैसे बढ़ जाती है सविनय अवज्ञा आंदोलन में आते आते गांधी जी के विचारधारा से प्रभावित होकर। तो इस तरह से गांधी के इस सारे कॉन्सेप्ट को अगर हम अपने माइंड में रखते हैं तो गांधी से पूछे जाने वाले किसी भी तरह के प्रश्न का जवाब हम आसानी से दे सकते हैं। और यह स्वाभाविक है कि गांधी से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं।